आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं केसी त्यागी जी से। राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं और जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यू के। हम बात करेंगे बिहार में हो रहे घटनाक्रम के ऊपर। बिहार में राजनीति सियासत काफ़ी तेज़ है। आने वाले दिन में अक्टूबर नवंबर में वहाँ चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी दम लगाई हुई है और पूरा जातीय और राजनीतिक समीकरण बिहार में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। केसी त्यागी से हम देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, इनके पार्टी की तैयारी क्या है, क्योंकि जनता दल यू के मुख्यमंत्री हैं जिनका टाई अप बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ मिलके ये सरकार चला रहे हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी आक्रामक भूमिका के रूप में आ रहे हैं और राजनीति के हर मर्यादा को ध्वस्त करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से गूंज रहा है पूरा बिहार, आपको क्या लग रहा है? ये एनडीए गठबंधन और जेडीयू के लिए कम और आरजेडी के लिए ज़्यादा बुरी खबर है। कांग्रेस पार्टी प्रारंभिक दिनों में लगता था कि ये अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी एनसीपी के साथ, कभी शिवसेना के साथ, कभी आरजेडी के साथ, वो राजनीतिक मोहरे बिठाते जी। बिहार चुनाव के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, ये सोच करके, जान करके, ये महसूस करके कि राहुल जी का ग्राफ उठ रहा है, उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है और यूं भी 40 के बजाय 100 सीटें आकर के उनका हौसला भी बुलंद है। लिहाजा वो सर्वाइवल की नहीं, अब वो कांग्रेस का रिवाइवल चाहते। हम सही समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, तो मध्य की जो किसान जातियां हैं, जिन्हें पिछड़ी जातियां आप कहते हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इसको हमने कांग्रेस से छीनने में 50 साल लगे। डॉक्टर लोहिया के नॉन कांग्रेसिज्म को लेकर, और ये एक पुख्ता जनाधार बना था गैर कांग्रेस में। उसी में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया। अब जब तक ये जन आधार बैक टू कांग्रेस नहीं होता, तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होता। मुलायम सिंह यादव दूसरे बड़े समाजवादी नेता थे। वे यद्यपि भाजपा विरोधी थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से एक समांतर दूरी बना कर रखी, क्योंकि जन आधार लेना था, जन आधार को सलामत रखना था। लिहाजा उन्होंने कभी न कांग्रेस के सामने घुटने टेके, न कॉम्प्रोमाइज किया और न कोई बहुत उनको कंसेशन दिया। उसी का कारण है कि अखिलेश यादव आज अपनी शर्तों पर कांग्रेस से बातचीत करते हैं, सीट दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। लालू जी और उनके बेटे से गलती ये हुई कि सत्ता प्राप्ति के उसमें अपनी भूमिका कम करके वो स्पेस उन्होंने राहुल गांधी को दी और बिहार के एक सेक्शन में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं श्री लालू यादव जी या उनके सुपुत्र, उसमें चमक और महक आज राहुल गांधी की है और ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा आरजेडी के लिए। आने वाली अगली लड़ाई प्रतीकात्मक या अंदर से, इन दोनों के बीच में होगी। लिहाजा वी आर इन द सेफ जोन। त्यागी जी, जिस तरीके से आपके एनडीए के गठबंधन में सीटों को लेके खींचातानी हो रही है, चिराग पासवान को लेके, चिराग पासवान कभी अनाउंस कर देते हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, और भी आपके घटक दल हैं, आप और बीजेपी लगभग बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक लग रहा है कि जेडीयू का आधार खिसक रहा है, वक्फ बोर्ड के वजह से माइनॉरिटी खिसकी हुई है, संविधान पे आक्रमण की वजह से दलित खिसके हुए हैं, तो आज जनता दल यू के पास वहां बचा क्या है? जनता दल का आधार खिसता हुआ नजर आ रहा है और जनता दल की सीटें दूसरे पार्टियों को जाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, जब तक नीतीश कुमार हैं, जब तक नीतीश कुमार स्टाइल या छाप राजनीति है, तब तक ना जनता दल कमज़ोर होगा और न इसका आधार खिसकेगा। और ये आधार हमने अपने काम से और लंबे संघर्ष के बाद खींचा है। जनता दल में हम और लालू जी साथ साथ थे, हम 100 लोग मिलकर के कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में थे।
1978 में जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन से लागू हुई तो कोटा विद इन कोटा कर्पूरी जी ने कर दिया, जिसमें बड़ा शेयर अति पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़े समूहों का था। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए भी पहली बार आरक्षण दिया। और कर्पूरी ठाकुर को आरजेडी समर्थक तत्वों ने कपटी ठाकुर की संख्या, उन्हें लगा कि जैसे उनके हिस्से का आरक्षण का कोटा बट गया है। नीतीश कुमार उसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे और आपका ताल्लुक चूंकि बिहार से है तो इन वंचित समूहों को का सशक्तिकरण किया गया। नंबर, इनके कोटे राजकाज में बांटे गए, इनके आरक्षण की सीमा तय की गई और इसके साथ साथ महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। आज भी 35% का कोटा पुलिस में है और सरकारी नौकरी में आरक्षण है। शिक्षा का जो इंडेक्स था वो कम था, लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल की व्यवस्था की गई जो 1, 2, 3, 4 किलोमीटर जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सके। महादलित का एक अलग से आयोग बनाया गया कि जो दलितों के अंदर महादलित हैं उनका एम्पावरमेंट किया जाए। तो हमको नहीं लगता अनिल जी कि नीतीश कुमार का किया हुआ काम किसी तरह से भी कम हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी गठबंधन हो, टिकट बांटना सबसे मुश्किल काम होता है। बीजेपी और हमारे बीच में उतनी दिक्कत कम आती है जितनी अन्य दलों के बीच में आती है। पिछली बार भी चिराग पासवान को हमसे नहीं बीजेपी से दिक्कत होनी चाहिए थी। हमारा और एलजेपी का तो कभी चुनावी गठबंधन रहा ही नहीं। सिंस द बर्थ ऑफ एलजेपी और जेडीयू का कोई गठबंधन नहीं रहा। उनका गठबंधन बीजेपी के साथ था। बीजेपी के साथ सीटों की तालमेल नहीं हो पाई उनकी, तो उन्होंने अपना सारा जो गुस्सा है या जो आक्रमण है वो जेडीयू पे कर दिया। मैं आज फिर आपसे कहता हूँ, अगर चिराग पासवान गठबंधन में रहकर के चुनाव लड़ते या उनका रुख आक्रामक रुख एंटी जेडीयू ना होता तो जेडीयू की 80 सीटें आनी चाहिए। 2010 का याद करना आप अनिल जी, हमारे पास 118 सीटें थी, तो नीतीश कुमार जी के करिश्मे की सीटें थी। त्यागी जी, आप लंबे समय से बिहार के चुनाव को भी देख रहे हैं। इस बार बिहार के चुनाव का जो मुद्दा है वो वास्तविक मुद्दों से कोसों दूर है। इस बार का चुनाव वोट के अधिकार पर लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, दरिद्रता ये कहीं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। चुनाव का जो मुद्दा है, पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि वोट की चोरी हो रही है और लोग फ्री फंड में राहुल गांधी के रैली में आ रहे हैं, बिना पैसा दिए हुए आ रहे हैं, बिना भाड़ा दिए हुए आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। तो पूरा चुनावी जो एजेंडा है वो वोट के अधिकार पर, डेमोक्रेटिक राइट्स पे, संविधान के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है। और आपको कैसे यकीन है कि नीतीश कुमार के इस 2 दशक शासन में क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनको प्रभावित नहीं करेगा? क्या सत्ता के खिलाफ मतदान इस बार नहीं होगा? देखिए, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और प्रो एस्टेब्लिश फोर्सेस हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार का एजेंडा है गुड गवर्नेंस का, उस पर चुनाव। उन्होंने इस बार जो मेन डिस्कोर्स है उसको ही चेंज करने का प्रयास किया है, वोट चोरी। तो वोट चोरी तो जितनी लालू जी का, हम तो लालू जी के साथ रहे, हमने देखा पूरे बूथ के बूथ कैप्चर होते थे। जातियों के संगठित गिरोह थे जो पूरे चुनाव पे कब्जा करते थे। कांग्रेस भी त्रस्त थी उससे, जनसंघ बीजेपी भी त्रस्त थी, हम तो साथ थे। जब हम अलग हुए तो वो त्रासदी हमारे साथ भी हुई। 1996 में 5-6 सीटों पर समता पार्टी को संतोष करना पड़ा था। हम ये एजेंडा नहीं बदलने देना। जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने कराई। आज राहुल गांधी जी मीटिंग में जा के कह रहे हैं कि मेरी वजह से हुई है। ये शब्द कभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में और दिमाग में भी नहीं थे। मेरे पास रखी हुई है किताब, कैसे 1.5 घंटे के भाषण में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को राहुल जी ने कंडेम किया था और कहा था इससे जातीय विद्वेष बढ़ेगा। जो आरक्षण विरोधियों का तर्क है वही राहुल जी के। लिहाजा
ये जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये फिर चुनाव में आएंगे। और जो बिहार को जानते हैं वो ये भी जानते हैं, घटनाक्रम आपको बताता हूँ, हमारे सोशलिस्ट लीडर थे विनोद प्रसाद सिंह, पर खर समाजवादी, जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी, सॉरी मधु जी के बहुत करीबी। 1977 में जब कर्पूरी जी में सतेंद्र बाबू में चुनाव हुआ तो समाजवादी आंदोलन के साथ नहीं रहे, अपनी जात के साथ चिपक गई थी, जबकि बाद में के दिनों में फिर लौट आई थी। तो बिहार में जो वंचित समूह है वो अपनी पहचान और लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। ये पिछले 3-4 दशकों से हम देख रहे हैं। उन्होंने तो लालू यादव जी को उस समय 54 सीट थी यूनाइटेड बिहार में, उन्होंने 48 दे दी थी सिर्फ इसी परिवर्तन के नारे पर। तो जिन समूहों ने अपना सशक्तिकरण देखा है वो किसी के बहकावे में आके दाएं बाएं होंगी, मैं ऐसा नहीं मानता। त्यागी जी, अक्टूबर-नवंबर के चुनाव होने वाले हैं असेंबली के, उस चुनाव का प्रभाव दिल्ली में कितना पड़ने की आशंका है, केंद्र सरकार पर कितना पड़ने की आशंका है, लेकिन ये बात कतई मानने योग्य नहीं है कि सत्ता के खिलाफ वहां मतदान न हो, होगा ही, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ये प्रभावी है। और आपको भी पता है कि मतदान कभी भी गुड गवर्नेंस पे नहीं होता है, मतदान हमेशा भावनात्मक मुद्दाओं पे जनता करती है, और भावना इस बार वोट के अधिकार के साथ वहां चल रहा है। नहीं, वंचित समूहों का जो सशक्तिकरण है वो किसके राज में हुआ है? पिछड़ा वर्ग आयोग किसके राज में बना है? और नीतीश कुमार इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि 50% की कैप भी उन्होंने तोड़ी। अब जब जातिगत जनगणना हुई तो ये तो 75% पर पहुंच गया आरक्षण। ये किसने किया? ये भावनात्मक मुद्दे नहीं है, ये उसके सम्मान से और पेट से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं। लिहाजा वहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है, जो जिसने 15-20 साल तक लालू जी के नारों के साथ और हमारे कर्म के साथ वोट में हिस्सा लिया है, वो राहुल जी की मीटिंग में आ रही है, बड़ी माँ बाप के बेटे हैं देखने के लिए, और नारे उन्होंने समाजवादी आंदोलन से चुराए हुए। कब कांग्रेस की मैनिफेस्टो में आप दिखाइए मुझे अगर 50% से ऊपर का आरक्षण का हो। आप मुझको उनकी मैनिफेस्टो में दिखाइए कि जातिगत जनगणना हो। आप उनके मैनिफेस्टो में दिखाइए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो। प्राइवेट सेक्टर तो पैदा किया वही कांग्रेस का 1991 के जो चुनाव जो सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार, उसमें सारा उल्टा हो गया था। जो जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम में राष्ट्रीयकरण हुए उनका डीनेशनलाइजेशन हो गया था। और समाजवादी आंदोलन से निकली हुई समता जनता दल यू, तो इस राय की भी है कि जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए। कई अवसरों पर निर्बल वर्ग के लोगों के विरुद्ध भी फैसले हुए। तो सामाजिक न्याय का, परिवर्तन का, वंचित समूह के सशक्तिकरण का जहाँ तक प्रश्न है उसमें नीतीश कुमार, जेडीयू, एनडीए का कोई स्थान ही नहीं है। और जो लोग बीजे हमारी मित्र पार्टी को लेकर के कहते हैं, संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जब तक सामाजिक समरसता नहीं पैदा होती, जब तक वंचितों को उनका बराबर हिस्सा नहीं मिलता, आरक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी। कांग्रेस और आरजेडी के मित्र हमारे यही कहते हैं कि संघ प्रमुख संविधान के इसके खिलाफ है, उनका वक्तव्य है। नरेंद्र मोदी रोज सभाओं में जा करके कहते हैं कि मैं वंचित समाज से और इन वर्गों के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और जहाँ तक अपर कास्ट का बात है, उसके लिए पहला आयोग भी नीतीश कुमार ने बनाया था, बिहार में स्वर्ण आयोग। और 10% का जो कोटा है वो केंद्र सरकार ने किया है, यहाँ पर बिहार में पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। कौन सा तबका है? जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, हम किशनगंज जीत चुके हैं जहाँ 54% मुस्लिम, हम अररिया जीते हुए हैं, हम कई बार जहाँ से पप्पू यादव हैं हम उसको जीते हुए हैं। और नीतीश कुमार ने कोई भी एंटी माइनॉरिटी काम नहीं किया। हम लोगों ने तो भागलपुर के दंगों में जो पीड़ित थे उन तक को न्याय दिलाया। त्यागी जी, लेकिन जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के साथ एनडीए का रुख रहा, उस पे माइनॉरिटी कम्युनिटी अच्छा खासा नाराज है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या दक्षिण हो भारत, हर जगह ये मैसेज गया है कि एनडीए के घटक जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ काम किए हैं। इस बात को कैसे आप लोग धोएंगे? देखिए, हम लोगों ने तो वो काम किया जो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ।
बिहार में जो कब्रिस्तान थे, जिनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ करते थे, उसकी जो घेरेबंदी है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुई। नीतीश कुमार के शासनकाल में कितने दंगे हुए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ ओनली को। और माइनॉरिटी के साथ कहाँ कब दुर्व्यवहार हुआ, कोई जो सोतेला व्यवहार कभी हुआ हो, और हमको तो वहाँ वोट मिलती थी। मैं आपसे यहाँ एग्री करता हूँ कि हम इस पर अपना रुख बहुत स्पष्ट नहीं कर चुके। संसद में हमारे वक्तव्य के बाद ये गलतफहमी पैदा हुई। उसके बाद नीतीश कुमार जी से ये लोग मिले और नीतीश कुमार जी ने इनकी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर करने का काम किया, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एग्रेसिव होकर के हमारे खिलाफ उठ गए। त्यागी जी, हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुनावी बोनंजा का अनाउंसमेंट किया है, तमाम तरह की पॉलिसीज की घोषणा कर रहे हैं, जो धरातल स्तर पे लग रहा है कि चीजें काफी अच्छी हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इन घोषणाओं का प्रभाव जनता दल यू के फेवर में रहेगा? देखिए, मैं महाराष्ट्र के चुनाव को आपको बताता हूँ, जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि ये चोरी का चुनाव है। मेरे मित्र एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, चुनाव से 2 महीने मैंने पूछा उनसे कि क्या लग रहा है। उसने कहा कि इंडी गठबंधन का पर्दाभार है। जब वहाँ माई योजना चालू हुई और बहन योजना चालू हुई, उसके 2 हफ्ते बाद मैंने पूछा, उसने कहा त्यागी जी पाला पलट रहा है। तो ये लाभार्थी योजना है, एक तो ये सब पार्टी ने स्वीकार कर ली, नीतीश कुमार ये काम कभी नहीं करते, ये मैं बता दूंगा। किसी चुनाव में, चुनाव के मौके पर उन्होंने कोई लुभावना नारा नहीं दिया। इस बार कोई सेक्शन नहीं बचा है। रोजगार की प्रॉब्लम है। आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप 1000 करोड़ से ज़्यादा की कोई योजना, आर्थिक योजना, इंडस्ट्रियल योजना लेकर आ रहे हैं, 25 एकड़ जमीन आपको फ्री दी जाएगी। अच्छा, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की 2 बड़े कारण थे। एक तो बिहार का बंटवारा होकर के जितना खनिज था, जितना स्टील था, जितना मांझी था, जितने बड़े शहर में चला गया था, एक। और टूटे लूटे फूटे बिहार में कोई ऐसा आकर्षण का कारण नहीं था कि कोई इन्वेस्टर आकर के वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करे। नीतीश कुमार ने भरसक प्रयास किए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं, शरद यादव और आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री से मिले। हमने कहा कि वहाँ विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उन्होंने रघुराम राजन कमेटी बना दी, उसने टर्म ऑफ रेफरेंसेस ऐसी रख दी, बिहार उससे बाहर हो गया। और छोड़ो, NK सिंह जी तो हम ही लोगों की राज्यसभा के सदस्य थे। जब वे 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, उनको हमने कहा, तो टर्म ऑफ रेफरेंसेस में ये नहीं आ रहा था जिसके तहत कोई भी उद्योग लगने पर 90% का जो इन्वेस्टमेंट है वो केंद्र सरकार करेगी, 10% राज्य करेगी। आज करा दीजिए। बिहार में अंबार लग जाएगा इंडस्ट्रीज़ का। उसी की वजह से रोजगार नहीं था, उसी की वजह से हमारे बच्चे गुजरात में भी अपमानित होते थे। भाषा, जात और प्रदेश के नाम पर रोज शिवसेना के जरिए अपमानित होते हैं। तो इस अपमान का भी बदला लेने के लिए, से भी विरक्ति पाने के लिए ये योजनाएं लागू की है नीतीश कुमार ने। हिसाब लाभार्थी या चुनाव बना जब हो गया। त्यागी जी, पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक संवैधानिक संस्था को कल्प्रिट करार दे दिया है एविडेंस के साथ। राहुल गांधी ने वोट चोरी की बातों को साबित कर दिया है प्रूफ के साथ और तथ्यों के साथ, जिससे जनता आकर्षित हो रही है। और ये आकर्षण जो है, मुझे खतरे की घंटी नजर आ रही है। देखिए, इस प्रचार प्रसार को कुछ मीडिया ने भी हवा दी है, और चुनाव आयोग का काम था कि जो अपनी तटस्थता है वो उसका निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे। 98.3% लोगों ने के जो मतदाता वो सूची तैयार हो चुकी। 80,000 BLA RJD, कांग्रेस, CPI, ML इनके हैं। इनके 4 ऑब्जेक्शंस रजिस्टर्ड है भाई। क्यों, कहाँ थे ये? और अब भी 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। अब तो आधार भी एक्सेप्टेबल हो गया। चुनाव आयोग पहले नहीं मानता था।
और अब जो है जाके दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, अब तो मैसेज कीजिए, आपकी वोट बन जाएगी। और जो पीड़ित लोग हैं, अच्छा मृत भी कुछ होते हैं, अब तो नए मतदाता भी जुड़े कही जाए, इतना जरूर है। और उसको मैं सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखता कि मुसलमान आगे हैं, डेमोक्रेट चेंज होगी उनके नाम। सब ज़्यादा नाम आपकी जानकारी के लिए पटना में कटे 31,000, रविशंकर प्रसाद को तो कोई शिकायत नहीं है। तो ये एक बोगी भी क्रिएट की गई है। त्यागी जी, एक प्रश्न मेरा है, आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी जेडीयू की नीतीश कुमार जी की पॉलिसी बेरोजगारी पे, पलायन पे, शिक्षा के सुधारीकरण पे क्या होने वाला है? क्योंकि ये 3 बड़ी समस्याएं हैं, इसमें स्वास्थ्य भी जोड़ दीजिए। अगर ये 4 समस्याओं को एड्रेस कर दिया जाता है तो बिहार के गुड गवर्नेंस में ये 4 पिलर स्तंभ की तरह काम करेंगे। मैं तो अमीन जी आपसे 100% सहमत हूँ। देखिए, जो बिहार हमें मिला था अपने मित्रों के द्वारा, हम और वो एक ही दल में थे, उसमें सबसे लचर कानून व्यवस्था थी, आप एग्री करें। दूसरा शिक्षा थी, तीसरा स्वास्थ्य था, और चौथा पलायन था। पलायन की बड़ी वजह वहाँ पे रोजगार का ना होना। मुझे उम्मीद है और मैं आशान्वित हूँ कि जो नए नए उपक्रम नीतीश कुमार जी ने अब लॉन्च किए, इससे बेरोजगारी पर काफ़ी चेक लगे। शिक्षा के क्षेत्र में पहले के मुकाबले में तरक्की हुई है, आप भी ऐसा स्वीकार करेंगे। और एक बड़ी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन बजट आया है देश का, कांग्रेस के नेता कह रहे थे तो बिहार का बजट, आपने 10 साल पहले पटना का एयरपोर्ट देखा हो, आज ये दिल्ली बम्बई के एयरपोर्ट से मुकाबला कर रहा है। 6 और एयरपोर्ट बिहार में बन रहे हैं, दर्जनों ट्रेनें नहीं। अब जो छठ के मौके पर हमारे बिहारी भाइयों को दिक्कत होती थी, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो ये बदलता हुआ बिहार है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जो योजनाएं अब बनाई जा रही हैं रोजगार की, स्वावलंबी बिहार की, उसमें तकलीफ तो किसी को नहीं होने वाली है, लेकिन इंतजार कर जरूर करना पड़ेगा। त्यागी जी, एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव तक या चुनाव में आपका जो गठबंधन है एनडीए का, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, ये इंटैक्ट रहेगा? देखिए, ये हमारा जनसंघ के साथ पिछले 55-60 सालों से रिश्ता है। जब डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने गैर कांग्रेसवाद की 67 में कल्पना करी थी, हम जेपी मोमेंट में साथ थे, हम जनता पार्टी में साथ थे, हम जेल में भी साथ थे। कुछ मौके आए हैं 1 या 2 जब हम अलग हुए हैं, और अब तो नीतीश कुमार जी कोई जनसभा नहीं है जिसमें कहते हैं अब हम दोनों अलग नहीं होंगे। लिहाजा जितनी भी अफवाहें चल रही, मैं इस पर विराम लगाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। गठबंधन रहेगा, उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी रहेगी, सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद भी नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार और सिर्फ नीतीश कुमार ही वहाँ के मुख्यमंत्री। त्यागी जी, आने वाले दिन में देखते हैं कि बिहार में ऊँट कौन से करवट लेता है, बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है, आने वाली सरकार बिहार का कितना उत्थान करती है, बिहार कितना विकास करती है। हम आपसे फिर बात करते रहेंगे। आपने स्टार न्यूज़ से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद अनिल जी।